गांव में भांजी की शादी होने की वजह से विनोद अपनी पूरी फैमिली के साथ गांव जाता है। घर में शादी का माहौल होता है और अनीता की दोस्त सपना शादी में सबसे ज्यादा काम कर रही होती है। वो कभी अंदर पानी की बाल्टियां लेकर आती तो कभी बाहर हलवाइयों को आटा चीनी लेकर देने जाती। उसके बाद अनीता जो अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी उसको खाना खिलाने बैठती है। वहीं सोफे पर बगल में शांति और आशा भी बैठे होते हैं। तभी लक्ष्मी आती है। और सपना बेटा, मैंने तुम्हें अनीता की शादी का लहंगा दिया था और कुछ पैसे भी। मैं बहुत बिजी हूँ, तो एक काम कर, उन पैसों में से कुछ पैसे लेकर दिवाकर के साथ चली जा, कुछ सामान लाना है। हाँ आंटी, बस एक बार अनीता को खाना खिला दूं, बेचारी के हाथों में मेहंदी लगी है, उसके बाद डेकोरेशन का भी काम करना है। सपना अनीता को खाना खिलाकर कुछ पैसे लेकर दिवाकर के साथ मार्केट जाती है और वहां से सामान लाकर रख देती है, जिसके बाद वो सजावट का काम देखने लगती है। और ये सब देखकर शांति काफी खुश होती है और अपनी बहू से कहती है, अच्छा बहू, देख अपनी बहू को हाथ और पैर दोनों में मेहंदी लगाकर बैठ गई है। मेहंदी सूख चुकी है पर फिर भी कोई काम ना करना पड़े इसलिए कोना पकड़ के बैठी है। और एक बार उस लड़की को देख, कितना काम कर रही है। मैं तो अपने अमित की शादी इसी लड़की से करवाऊंगी। मुझे तो अपने बड़े बंगले को संभालने के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए। माँ जी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसी गांव की गंवार देहाती लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी। गांव की लड़कियों में बिल्कुल सफाई नहीं होती, एक बार उसे ही देख लीजिए। उसकी हालत मत देख, उसका काम देख। गांव में मिट्टी होती है चारों तरफ और वो बेचारी कैसे अकेले पूरा शादी का घर देख रही है। दोस्त की शादी पर ऐसे काम कर रही है जैसे खुद की बहन की शादी। और जो इंसान काम करता है कपड़े भी उसी के गंदे होते हैं। सपना को काम करता देखकर जब शांति आशा से बात कर रही होती है तभी अमित सपना के पास आता है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। अरे, आप मेरी बहन की शादी में इतना काम कर रही हो, आपकी शादी में कौन काम करेगा? क्योंकि मेरी बहन तो शादी करके अपनी ससुराल चली जाएगी। भैया, दीदी को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, दीदी तो अकेले ही सारा काम कर लेती है। देख लेना, अपनी शादी में भी दीदी खुद ही काम कर रही होगी। यहाँ तुम दोनों सास बहू आपस में लड़ रही हो और हमारे बेटे को देखो। लगता है मेरे बेटे को भी मेरी माँ की पसंद आ गई, इसलिए आशा तुम तो रहने ही दो। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, क्यों माँ? इतना बोलकर विनोद हंसने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अनीता शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, जिसके बाद शांति अमित की शादी की बात अपने परिवार को बिठाकर करती है। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सपना बहुत अच्छी लड़की, बचपन से अनीता की दोस्त है। बचपन से देखा मैंने उसे। क्या वो गांव की गंवार लड़की मेरी देवरानी बनेगी? माँ जी, आप ही कुछ बोलिए ना। देवर जी, आपकी शादी गांव की लड़की से करवाई जा रही है। आप सोचो, जो गांव में मिट्टी का चूल्हा जलाती है, गोबर से घर लीपती है, वो लड़की हमारे बंगले की क्या सफाई कर पाएगी? कैसे ही रसोई संभाल पाएगी? दादी, भैया की शादी हम किसी शहरी लड़की से करवाएंगे। अगर गांव की लड़की मेरी भाभी बनी तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? एक बहू शहरी लेकर आए हैं हम और देखा है हमने क्या घर संभाला है इसने। ये तो खुद को संभाल ले, वही बड़ी बात है। और मेरी बात तो छोड़ो, मुझे तो अमित से मतलब है। अमित, अगर तू कहेगा कि तुझे ये रिश्ता मंजूर है तो ही मैं शादी की बात करने के लिए जाऊंगी। वैसे दादी, आपकी पसंद कोई खराब नहीं है। मुझे भी लड़की काफी पसंद आई, उसे बात करके भी अच्छा लगता है। सुन लिया तुम तीनों ने? क्योंकि अमित इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है, इसलिए शहर जाने से पहले शांति अपने पूरे परिवार के साथ सपना के घर रिश्ता लेकर आती है और कुछ शगुन का सामान देती है। बहन, आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है और हम अपनी अमानत आपके पास छोड़कर जा रहे हैं। अरे अम्मा, आप अपने पोते का रिश्ता मेरी बेटी के लिए लेकर आई, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कहाँ मेरी बेटी इस कच्चे मकान में रहती है और कहाँ वो शादी के बाद उस बड़े से महल जैसे बंगले में जाएगी। इस तरह शांति सपना से अमित का रिश्ता करके अपने पूरे परिवार के साथ शहर जाती है और उनके जाते ही सपना अपने रिश्ते के बारे में अपनी कुछ दोस्तों को नदी किनारे बैठकर बताती है। रूपा, कोमल, जानती है मेरा रिश्ता कहाँ तय हुआ है? अनीता के ममेरे भाई से। अनीता बता रही थी ना, उसका एक ममेरा भाई शहर में रहता है। उनका खुद का बहुत बड़ा बंगला है। तू खुद सोच अनीता, इतनी अमीर है और उसका भाई तो शहर में रहता है। उसका तो खुद का बंगला है। वो बंगला कितना बड़ा होगा? खुली आंखों से सपने देखना बंद कर दे। मैंने सुना है शहरी लोग अच्छे नहीं होते। तू उसे डराना बंद कर सपना। मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तेरा तो सपना पूरा हो गया। याद है जब हम छोटे थे तो कैसे तू बड़े बंगले की बहू बनने का सपना देखती थी और सरपंच के घर को देखकर कहती थी कि तुझे उसके बंगले की बहू बनना है। लगता है भगवान ने तेरी सुन ली। कोमल और रूपा की बात सुनकर सपना को काफी अच्छा लगता है और वो मुस्कुराते हुए घर आती है।
सपना इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट में रहती है कि उससे कोई काम ही नहीं हो पाता और रात को बिस्तर पर लेटे बंगले के बारे में सोचती है। मेरे ससुराल का बंगला कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा, बाहर से सफेद कलर का होगा। यही सब सोचते हुए सपना सो जाती है और सपना एक सपना देखती है बंगले के बाहर खड़े हुए। हमारा बंगला बहुत बड़ा नहीं है, पर हाँ जितना भी बड़ा है अब यही तुम्हारा ससुराल है। मालकिन, आपका सारा सामान कहाँ रखा है? हमें बता दीजिए, हमें गाड़ी से उतार कर अंदर ले जाना है। बाहर से सपना अपना बंगला देखते हुए अंदर जाती है। अब आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और सपना अपने कमरे में जाती है जो काफी अच्छा सजा होता है। हमारा रूम कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बड़े बंगले की बहू बन जाऊंगी। नहीं सोचा था, इसलिए तो ये सब हकीकत हो गया। बात करते हुए सपना बेड पर बैठती है और उसे अपनी मखमली बिस्तर काफी पसंद आता है। अब वो अपनी माँ को नींद में बिस्तर समझकर सहलाने लगती है। ये बिस्तर कितना मखमली है, मैं पहली बार ऐसे बिस्तर पर बैठ रही हूँ। तो कौन सा सपना देख रही है जो मुझे बार बार सहला रही है और मेरा शरीर कब से मखमली लगने लगा? अरे मैं तो भी अपने मायके में ही हूँ, मेरी शादी को भी 2 महीने हैं। माफ करना माँ, वो मैं शायद सपना देख रही थी। इतना बोलकर सपना शर्मा कर सो जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगती है। काजल कार्ड पैक करते हुए कहती है, माँ दादी को समझाओ ना, अभी सिर्फ शादी के कार्ड छपे हैं, बटे नहीं है, ये रिश्ता तोड़ देते हैं ना। पता नहीं वो गांव की गंदी सी गंवार लड़की में दादी जी को क्या नजर आ गया। किसी के ऐसे बुराई करने से अच्छा है कि थोड़ा काम पर ध्यान दे लो। सभी नौकर अपनी मर्जी से घर सजा रहे हैं। और रही दादी की पसंद की बात, अगर दादी ने उस लड़की को पसंद किया है तो जरूर उसमें कुछ खास बात होगी। मुझे तो खुद पर तरस आता है, पता नहीं मैं माँ की बातों में क्यों आ गया। रवि अपनी बीवी को सुनाकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरा परिवार एक दिन शादी की शॉपिंग करने जा ही रहा था कि बंगले के बाहर ही उनकी एक पड़ोसन उनसे कहती है, आशा बहन, इतना बड़ा बंगला बनाया है, घर में 4 से 5 नौकर भी रखे हैं, घर के बाहर गार्डन भी है, फव्वारा भी लगा रखा, फिर भी अपने बड़े से बंगले के लिए गांव की लड़की को पसंद कर लिया। अब तुम अपने बंगले में गांव की लड़की को लेकर आओगी? जानती भी हो ना गांव की लड़कियां कितनी अनहाइजीनिक होती हैं। शोभा, मेरी बहू से नहीं मुझसे बात करो, वह लड़की मेरी पसंद की है। और रही हाइजीन की बात, तो जब मेरी गांव की पोता बहू आएगी ना, तब तुम देखना कैसे हमारा बंगला शीशे की तरह चमकेगा। शांति की बात सुनकर शोभा चुप हो जाती है, जिसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं और अमित वीडियो कॉल करके सपना को उसकी शादी का लहंगा दिखाता है। ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, काफी महंगा होगा ना? महंगा है पर तुमसे ज्यादा नहीं। आखिर तुम हमारे बंगले की छोटी बहू रानी बनने वाली हो, तो तुम्हारे लिए इतना महंगा तो लहंगा बनता है ना। अमित को सपना से वीडियो कॉल पर बात करता देख आशा, काजल और करिश्मा को काफी गुस्सा आता है। देख रही है माँ जी, कैसे देवर जी अपनी होने वाली बीवी से हर वक्त वीडियो कॉल पर लगे रहते। पता नहीं इस गांव की देहातिन ने कौन सा जादू कर दिया है। माँ जी और हमारे घर के मर्दों पर हर कोई उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब न चाहते हुए भी आशा गुस्से में शादी की शॉपिंग करके घर आती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द सपना शादी करके अपने ससुराल आती है। और जैसी गाड़ी से उतरती है, वो बाहर से अपना सजा हुआ आलीशान बंगला देखकर हैरान हो जाती है और अपने पति के साथ जब अंदर जाने लगती है तो मन ही मन खुद से कहती है, ये बंगला तो मेरे सपने के बंगले से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। मेरा तो सच में सपना ही पूरा हो गया। मैं इस बंगले का और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बंगला को देखते हुए सपना घर की दहलीज पर खड़ी होती है, जहां आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और पूरा परिवार और कुछ नौकर आकर उसके ऊपर फूल गिराते हैं और इस तरह अपना स्वागत होता देखकर सपना काफी खुश होती है। कैसा लगा बहू तुझे अपना ससुराल और ये बंगला? सब कुछ बहुत अच्छा है दादी जी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ससुराल में ऐसा मेरा स्वागत होगा। गृह प्रवेश हो गया है माँ जी, अब कोई रस्म भी नहीं रहती। बहू जाकर आराम कर लो। कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो मैं नहीं चाहती कि पहले ही दिन तुम कोई गलती करो। आशा, ये बातें तुम बहू से प्यार से भी बोल सकती थी। बड़ी बहू, जाओ अपनी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाओ। विनोद के कहने पर करिश्मा अपनी देवरानी को उसके कमरे तक ले जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में अमित भी कमरे में आता है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। अमित, गांव में तो मेरा मिट्टी का घर था, मिट्टी का चूल्हा था। मैं यहाँ अपनी पहली रसोई कैसे करूंगी? इतना बड़ा बंगला है, पता नहीं कितनी बड़ी रसोई होगी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कल तुम अपनी पहली रसोई बहुत अच्छी करोगी। और डरने जैसी कोई बात नहीं है। हमारे घर में कुछ नौकर है ना जो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आए तो नौकरों की मदद ले लेना। अमित से बात करके सपना को काफी अच्छा लगता है और वो लोग कपड़े बदलकर सो जाते हैं।
अगली सुबह सपना सुबह जल्दी उठती है और अपनी पहली रसोई करने के लिए तैयार होकर रसोई में जाती है, जहां आशा और शांति आकर सपना से कहती हैं, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो ज्यादा नौकरों से मदद लेने की जरूरत नहीं है और तुम सब रसोई के बाहर खड़े रहना। अगर तुम्हारी छोटी बहू को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आकर देख लेना। और हाँ, जैसे अभी मेरी रसोई साफ है, मुझे अपनी रसोई ऐसी ही साफ चाहिए। तू तो एक नंबर की खड़ूस है बहू, ये नहीं कि नई बहू को प्यार से कुछ समझाए। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तू खाने में कचौरी, पनीर, पूरी, पराठे, चावल, हलवा जैसे पकवान बना लेना और अपनी सास की बातों को दिल पर मत लेना। इतना बोलकर शांति और आशा वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद अकेली सपना खड़ी होकर रसोई में काम करना शुरू करती है। क्योंकि उसके बंगले की रसोई काफी बड़ी थी, इसलिए वो नौकरों से कुछ मदद लेती है। रामू काका, रसोई तो बहुत बड़ी है, मुझे आटा, चीनी, चावल, सब्जी सब कुछ अपनी स्लैब पर चाहिए ताकि खाना बनाते हुए मुझसे कोई गड़बड़ ना हो सके। हाँ बिटिया, मैं अभी सब कुछ निकाल कर तुम्हारे सामने रख देता हूँ। सपना रामू से सारा जरूरत का सामान कहकर निकलवा लेती है। रामू सब कुछ निकाल कर उसके सामने रख देता है और अब सपना गैस पर दाल और चावल रखकर जमीन पर बैठकर सब्जी काटने लगती है। तभी वहाँ करिश्मा और आशा आती हैं और अपनी बिखरी रसोई देखकर, ये तुमने रसोई की क्या हालत कर रखी है? बड़े बंगले की बहू क्या ऐसे रसोई संभालेगी? हमारे घर में हाइजीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और तुम इतनी गंदी तरीके से खाना बना रही हो, कोई खाएगा भी नहीं। माँ जी, बहुत बड़ी रसोई है, मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ रखी है और मुझे आदत है अपने सामने सारा सामान रखकर खाना बनाने की, बस इसीलिए मैंने सारा सामान बाहर निकलवा रखा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं साफ सफाई के साथ खाना बनाऊंगी और खाना बनाने के बाद रसोई को चकाचक चमका भी दूंगी और सारा सामान भी अपनी जगह पर रख दूंगी। माँ जी, मुझे तो लगा था कि सिर्फ इसमें साफ सफाई नहीं है, पर इसकी भाषा भी देखो जरा, कैसे बात कर रही है। करिश्मा की बात सुनकर आशा गुस्से में अपने पति के पास जाती है, जो कि हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। एक बार रसोई में जाकर देखो, तुम्हारी लाडली गांव की उस गंवार बहू ने कैसी रसोई की हालत करती है। पूरा रसोई फैला रखा है उसने और बर्तन भी साफ नहीं किए, सारी चीज नीचे जमीन पर और स्लैब पर रखी है। ऐसे कोई खाना बनाया जाता है? मैं कहती थी आपसे कि गांव की लड़कियों में बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं होती, हाइजीन नाम की चीज नहीं है उसमें। अगर हम उसके हाथ का इसी तरह खाने लगे ना तो पक्का बीमार पड़ेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं वो मेरे घर को मिट्टी से लीपना भी ना शुरू कर दे। आशा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। किसी किसी की आदत होती है काम फैलाकर समेटने की। भूल गई, कभी कभी मैं भी जब रसोई में खाना बनाने जाता हूँ तो कैसे खाना बनाता हूँ, और वो तो तुम्हारी बहू है, वो साफ कर देगी। चिंता मत करो, काम होने के बाद रसोई देखना। अगर तब तुम्हें कोई शिकायत मिले फिर तुम कुछ कहना। विनोद के कहने पर आशा अपना गुस्सा घोंट कर पी जाती है। तो वहीं सब्जी चावल बनाने के बाद अकेली सपना सबके लिए आलू बॉईल करके आटे की छोटी छोटी लोई बनाती है और उन्हें बेलकर आलू का पराठा बना देती है। और सारा खाना बनने के बाद घर के नौकर डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देते हैं। कुछ देर बाद जब पूरा परिवार सपना के हाथों का खाना खाते हैं तो वो लोग सपना की काफी तारीफ करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप भी एक बार खाना खाकर देखो, अपनी छोटी बहू के हाथों का, खानों में बहुत स्वाद है। स्वाद है? एक बार रसोई की जाकर हालत देखो, देवरानी जी ने क्या किया है। हमारे बंगले की रसोई को अपना तबेला समझ लिया है। तुम तो रहने दो, तुम्हें खुद को कुछ आता नहीं है, इसीलिए बहू के कामों में कमियां निकालती हो। माँ जी, करिश्मा बिल्कुल सच कह रही। अगर आप सबको विश्वास नहीं तो चलकर देख लीजिए। आशा के कहने पर सभी घर वाले खाना खाकर रसोई में देखने के लिए जाते हैं, पर रसोई पहले से भी ज्यादा साफ होती है। जिसके बाद आशा नौकर को रसोई में बुलाकर कहती है, ये रसोई तुम लोगों ने साफ की है ना, ताकि बहू को डांटना पड़े, क्योंकि ये गांव की गवार इतने अच्छे से रसोई साफ नहीं कर सकती। नहीं मालकिन, खाना बनने के बाद ही छोटी मालकिन ने अकेले पूरी रसोई अच्छे से साफ करी है। माँ, माना कि मेरी बीवी गांव से है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ साफ सफाई को लेकर। अमित नाराज अपनी बीवी का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सपना अपनी सास जेठानी और नंद को खुश करने के लिए रसोई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लेती है। मालकिन, शाम का खाना बनाने का काम हमारा है, अब आप रात का भी खाना बनाने लगी। हाँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अब तुम मुझे बताओ कि माँ जी को, जेठानी जी को और मेरी प्यारी ननद को खाने में क्या पसंद है। काजल बिटिया को नूडल, पास्ता, मोमोज पसंद है और करिश्मा मालकिन को तो बस खाने से मतलब है और बड़ी मालकिन को घर का सिंपल खाना पसंद है। विमला से पूछकर अब सपना अपनी सास के लिए सादे पराठे, लस्सी, छोले भटूरे, अपनी नंद के लिए मोमोज और जेठानी के लिए लच्छा पराठा, मलाई चाप जैसे पकवान बनाती है। बहू, खाना बन गया क्या? अरे तूने रसोई की कैसी हालत कर रखी है। देख लिया दादी जी, रसोई की हालत माँ जी सही कह रही थी, बिल्कुल भी सफाई नहीं है इसमें। दादी, आप चिंता मत कीजिए, काम होते ही मैं सारी रसोई अच्छे से साफ कर दूंगी। दरअसल जब तक मैं सारी चीज अपने सामने रखकर काम ना कर दूं, मुझसे सही से काम ही नहीं होता।